तो आपका एक बार फिर से YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम आपके लिए कक्षा 12वीं का विषय इतिहास का अध्याय 1 ईंट मनके तथा अस्थियां, जो हड़प्पा सभ्यता है जिसका नाम, तो उससे लिया गया है, जिसमें आज हम आपको महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टों के बारे में बताएंगे और एक दो उसमें आपको प्रश्न भी दिए जाएंगे। तो इनको बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़िएगा। और हाँ, और एक बात हम आपको बताते, मैं ये नहीं कहता कि आप वो केवल यही पढ़ना है, नहीं, मेरा तो जो मैंने पढ़ाया मैं आपको जो बता रहा हूँ यही मोस्ट है, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़िएगा, लेकिन आप जो हम इसको बता रहे हैं इसको भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने छांट कर रखा है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम उन प्रश्नों को अधिकतर पढ़ते हैं जो हमें बार बार मिलते हैं और उनको भूल जाते कि जो बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं पुस्तकों में, तो लिखते कि इसको ये नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप बहुत ही ध्यान पूर्वक इन सभी को पढ़िएगा और हो सके तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अब पहले प्रश्न की ओर कि सिंधु घाटी सभ्यता को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसको हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। और चूंकि अभी सुनने में आया है कि ऑब्जेक्ट आपके पेपर में नहीं आना है, उसके बदले में खालिस्तान बढ़ाए गए हैं। यदि आएंगे तो 2, 3 या 4 ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, वरना उसके अतिरिक्त आपको इस बार खालिस्तान पूछे जाएंगे। इसलिए प्रश्नों को और अधिक पढ़ने की गंभीरता आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि खालिस्तान में आपको ऑप्शन मिल भी सकते हैं और ऑप्शन नहीं भी मिल सकते हैं। अधिकतर तो ऑप्शन 90% नहीं मिलते हैं इतिहास जैसे विषय में। इसलिए इन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा और पढ़िएगा यदि आप कक्षा 12वीं की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बाद आप बढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। तो उसकी सबसे विशिष्ट जो पुरावस्तु है वो है हड़प्पाई मोहर। वहां पे मोहरें मिली थी जिसको हड़प्पाई मोहर नाम दिया गया। वह मोहर उस सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मानी गई है। अब देखिएगा अगला कि हड़प्पाई मोहर खालिस्तान से बनाई गई। जो हड़प्पाई मोहर मिली वह किस चीज की बनी थी? वह सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी। किससे बनाई गई थी? सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल का नाम क्या था? तो पहले जनरल का जो नाम था वो था अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या था? अलेक्जेंडर कनिंघम, जो लगभग 1875 ईस्वी के आसपास था। तो क्योंकि उस समय तो जो भारतीय पुरातत्व के जनरल थे कई होते थे, जो सन के हिसाब से आपके जो पहले थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अब चूंकि हमने देखा कि जो पहले जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम, तो यही आपके भारतीय पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला है मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध खालिस्तान है। तो मोहनजोदड़ो जो सबसे प्रसिद्ध खालिस्तान है, पुरास्थल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? पुरास्थल। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। अगला एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया खालिस्तान भाग कहलाता है। एक छोटा ऊंचाई पर बनाया गया खालिस्तान भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? दुर्ग। या ऐसा भी आ सकता है दुर्ग किसे कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया भाग दुर्ग कहलाता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर अब देखते हैं। प्रश्न रहेगा जो आपका अगला वो रहेगा प्रश्न नंबर 8 में मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग खालिस्तान थी। वह थी कितनी? 700। कितनी थी? 700। इसके बाद अगला हाजा पक्षी खालिस्तान को कहा जाता था। तो हाजा पक्षी किसे कहा जाता था? मोर को। किसे कहा जाता था? मोर को। अगला प्रश्न है बाट खालिस्तान के बनाए जाते थे। बाट तो वह चर्च नामक पत्थर के बनाए जाते थे। किसके बनाए जाते थे? चर्च नामक पत्थर के बनाए जाते थे। और ये बाट से संबंधित टॉपिक वो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है इस वर्ष में।
इसलिए जिस प्रकार से भी इस आपको बाढ़ से संबंधित प्रश्न मिले उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। हमने इसमें आपको एक प्रश्न भी बना के रखा है जो आपका लास्ट में मिलेगा। इसके बाद देखते हैं मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर मिली दो महत्वपूर्ण संरचनाओं के नाम। मोहनजोदड़ो पर दुर्ग पर मिली दो महत्वपूर्ण संरचना कौन सी थी? एक था माल गोदाम, एक था विशाल स्नानागार। कौन सा था? माल गोदाम और विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न देखते हैं, दुर्ग की संरचनाओं का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता था। तो दुर्ग की संरचनाओं का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो देखिएगा, इनका प्रयोग सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। जो दुर्ग की संरचना थी कौन कौन सी थी? माल गोदाम व स्नानागार। यहाँ भी हमने बताया कि संरचनाओं के नाम। तो दुर्ग की दो संरचनाएं थी, माल गोदाम और स्नानागार। उसका उपयोग करने किया जाता था, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है, डेड मैन लेन एक खालिस्तान है। डेड मैन लेन उस समय क्या थी? वह एक सकरी गली थी। क्या थी? सकरी गली। डेड मैन लेन थी वह एक सकरी गली थी। अगला प्रश्न, ठीक, यदि आपने अभी तक तैयारी की तो होगी, जरूर की होगी, तो इसका उत्तर आप बताइएगा। यदि आपने पढ़ा है तो सोतुरघई नामक हड़प्पा स्थल खालिस्तान देश में है। चलो बताइएगा क्या उसका उत्तर हो सकता है? तो उसका उत्तर होगा आपका अफगानिस्तान। क्या होगा उसका उत्तर? अफगानिस्तान। सोतुरघई नामक हड़प्पा स्थल जो है वो किस देश में है? अफगानिस्तान में है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, आपका सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने के लिए स्रोत कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं? तो देखते हैं कौन कौन से हैं। सड़कें, इमारतें, चित्र और मोहरें। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा में सर्वप्रथम मोहरों की खोज किसने की थी? चलो आपको यदि आता हो तो बताइएगा उत्तर क्या हो सकता है इसका। तो सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा। आप लोगों ने तो तैयारी की रखी है ना, तो बताइए हड़प्पा में सर्वप्रथम मोहरों की खोज किसने की? तो इसकी खोज जो की मन में सोच लिया होगा आपने। देखते हैं क्या इसका उत्तर आएगा। उत्तर रहेगा इसका दयाराम साहनी। क्या उत्तर रहेगा? दयाराम साहनी। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल था। तो क्या था वह? सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल वह था हड़प्पा। क्या था? हड़प्पा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, इसका उत्तर आप बताएंगे। देखते हैं क्या प्रश्न है। तो देखते हैं, खालिस्तान बालू तथा रंग और किसी चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ होता था। मतलब बालू तथा रंग या किसी चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर एक पदार्थ बनाया जाता था, उसको क्या कहते थे? बताइएगा, बताइए क्या हो सकता है इसका उत्तर। तो देखते हैं, इसका उत्तर होगा फायांस। क्या उत्तर होगा? फायांस। यहाँ एक बात और हम आपको क्लियर कर दें, ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि फायांस किसे कहते हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। फायांस किसे कहते हैं? तो उत्तर आप दे सकते हैं कि बालू तथा रंग और किसी चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर जो बनाया गया पदार्थ होता था वह फायांस कहलाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल खालिस्तान थे। देखो अभी आपको एक पुरातत्व सर्वेक्षण के जनरल सुनने को आया था। कौन सा आया था आपका? अलेक्जेंडर कनिंघम। वो थे लेकिन 1875 के। अब बात चलती है 1924 की। तो जे भी जनरल है, लेकिन कौन थे इस समय के जनरल आप बताएंगे? तो उसके जनरल जो थे वो थे जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल थे उस समय के। तो देख अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हरियाणा का स्थल था। क्या था प्रश्न? हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हरियाणा का स्थल है। अब बताइए कौन सा स्थल है? तो इसका उत्तर सोचिएगा आप क्या हो सकता है। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हरियाणा का स्थल और महत्वपूर्ण विकल्प है ये भी। तो जो इसका स्थल है वो है बनावली स्थल। कौन सा स्थल? बनावली स्थल। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के शिल्पियों द्वारा
हड़प्पा संस्कृति के शिल्पियों द्वारा तांबे में टिन मिलाकर खालिस्तान बनाया जाता था। तो क्या बनाया जाता था? अब देख सकते हैं उत्तर में दिया गया है, क्या बनाया जाता था? कांसा बनाया जाता था। यदि आपको हो सके तो इन सभी को आप नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यदि आप नोट करेंगे, उसमें से पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ही आसानी होगी पढ़ने में। चलो ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा राजस्थान का स्थल है। देखो अभी आपका आया था कहाँ का? आपने देखा था कि अभी आपका आया था हरियाणा का, अब आ गया है आपका राजस्थान का। तो राजस्थान से जुड़ा स्थल है वो है कालीबंगन। क्या है? कालीबंगन। इसके बाद इसका उत्तर आप बताएंगे। देखते हैं किस किस को इसका उत्तर आता है, और यदि आता है तो इसको प्रश्न उत्तर देखने के पहले कमेंट बॉक्स में उत्तर आप दीजिएगा, यदि आपको उत्तर आता है तो। देखते हैं। लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए खालिस्तान शब्द प्रयोग किया जाता था। बताइएगा उत्तर क्या हो सकता है? लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था? तो वह शब्द था संचय शब्द। क्या था? संचय शब्द था। अब देखिएगा, हमें अब आपको बता दें कि एक ऐसा प्रश्न आ सकता है, संचय शब्द से क्या आशा है या संचय शब्द का क्या तात्पर्य है। तो आप इस सारे प्रश्न इसको लिख सकते हैं, जो आपका उत्तर होगा कि लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया जाता था वह संचय शब्द कहलाता था। अब अगले प्रश्न का उत्तर भी आप ही बताएंगे, इतना अब मुझको विश्वास है आपको इसका उत्तर तो जरूर आता ही होगा। कि सिंधु सभ्यता का पूजनीय पशु, वो है पशु लिखा है, पशु खालिस्तान था। सिंधु सभ्यता का पूजनीय पशु खालिस्तान था। तो कौन था उसका? वृषभ था। कौन पशु था? वृषभ। ठीक, अगला प्रश्न आपका रहेगा जो प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न नंबर 26, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फटाफट से दीजिएगा। कौन कौन उत्तर इसका दे सकता है? देखते हैं। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल खालिस्तान थे। कौन थे? कौन थे? कौन थे? बताइएगा। तो इसके जो डायरेक्टर जनरल थे वो थे IEM व्हीलर। क्या कौन थे? IEM व्हीलर। अगला जो आपका प्रश्न रहेगा वो एक अपने आप में प्रश्न ही है, वो सही विकल्प या विकल्प खालिस्तान भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अपने आप में प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिंग किसे कहा जाता था? तो देखते हैं। लिंग उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता था जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में होती है। लिंग उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता था जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी, तो इसमें दिशाएं बताना है कि बाएं से दाएं ओर हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी। और हम आपको एक बात क्लियर करा दें कि ये अभी आपका इस अध्याय से पार्ट 1 है, क्योंकि यह अध्याय बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसको 2 भागों में बांट रहे हैं। तो आज कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे, इसके बाद आपका कल या परसों आपका इसका दूसरा पार्ट भी डाल दिया जाएगा। उसके पहले आप इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न वो प्रश्न है जो आप उसको छोड़ देते हैं, देखते हैं कि ये तो ऐसा ही है प्रश्न, ये शायद महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसको जरूर देखिएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय खालिस्तान की एक सूक्ष्म तथा परिशुद्ध प्रणाली द्वारा होता था। तो क्या विनिमय बांटों की एक सूक्ष्म तथा परिशुद्ध प्रणाली द्वारा होता था। अगला, हड़प्पा सभ्यता में विनिमय बांटों की एक सूक्ष्म तथा परिशुद्ध प्रणाली द्वारा होता था। इसी में आपको बना दिया गया है, जिसका उत्तर 7 में देना था, तो क्या रहेगा इसका 7। चलो अब देखते हैं जो लास्ट प्रश्न रहेगा, जो सबसे महत्वपूर्ण भी है
इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। वाट क्या है, क्या लिखा है, वाट क्या है। इसमें मैंने पूरे इसके बारे में लिखा है। इसके अंतर्गत कई प्रश्न बन सकते हैं। देखते हैं, लिखा है विनिमय बांटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्धि प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। क्या थे? विनिमय बांटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्धि प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। क्या के बनाए जाते थे? चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। देखो, एक यहाँ विकल्प हो चुका, एक विकल्प यहाँ तक हो चुका, और आगे देखते हैं। और आमतौर पर एक किसी तरह के निशान से रहित, इसका अर्थ है कि इस पर कोई निशान नहीं होता था, लेकिन यह क्या है, किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। कैसे होते थे? घनाकार। मतलब बाट किस आकार के होते थे? घनाकार होते थे। इस पर कोई निशान नहीं होते थे। और देखते हैं, इन बाटों को निचले मानदंड द्विआधारी, इसको जो भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि, और 12,800 थे। मानदंड द्विआधारी, ध्यान से रखना है इनको। 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 12,800 थे। अगला, जबकि ऊपरी मानदंड जो थे दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। जे निचले मानदंड है और जे है ऊपरी मानदंड। देखो, विकल्प यहाँ तैयार हो सकता है। ऊपरी मानदंड खालिस्तान प्रणाली का अनुसरण करते थे। ऐसा आ सकता है कि बाट ऊपरी मानदंड खालिस्तान प्रणाली का अनुसरण करते थे, तो क्या करते थे? दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। और देखते हैं, अभी छोटे बांटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता है। जो छोटे बांट होते थे उनका उपयोग करने किया जाता था आभूषण और मनकों को तोलने के लिए। और धातु से बने तराजू के पड़ले भी मिले हैं। मतलब, तो आप देखिएगा, इस प्रश्न को बहुत ही अनिवार्य रूप से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह एक प्रश्न भी महत्वपूर्ण रहेगा और इसके अंदर से कई विकल्प आ सकते हैं। तो ये तो रहा आपका अध्याय 1 का पार्ट 1। इसके बाद हम आपको पार्ट 2 भी जरूर उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप इसको जरूर पढ़िएगा।